हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल के अध्याय 8 निर्माण उद्योग की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और कृषि उत्पादकों जैसे कि गेहूं, धान आदि को हमारे उपयोग करने से पहले आटा और चावल के रूप में तैयार किया जाता है। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योग में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह क्या है, एक औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरती हुई हमारे तक पहुंचती है। उन्हें उद्योगों में तैयार किया जाता है। चाहे हम रोटी खाते हैं तो वह गेहूं से पहले आटा और आटे से फिर रोटी बना है और फिर हमें प्राप्त हुआ है। हम अपने कपड़ों का जो प्रयोग करते हैं पहनने के लिए, वह सबसे पहले कपास से एक रेशा के रूप में और रेशे से कपड़े के रूप में बुनाई कर हमारे तक पहुंचता है। तो हम जिन भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं वह क्या है, औद्योगिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और हम तक पहुंचता है। तो उद्योग फिर क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह क्या है, बहुत से लोगों को रोज़गार भी प्रदान करता है और देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो जीडीपी है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अब उद्योगों के हम प्रकार पढ़ेंगे कि उद्योग आखिर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और किन आधारों पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर। यह 3 आधार हैं जिन पर क्या है, उद्योगों का आकार सुनिश्चित किया जाता है वर्गीकरण। तो उनके आकार पर, उनके पूंजी निवेश पर और उनके श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को बृहत यानी बहुत बड़े, मध्यम यानी उससे छोटे, ना ज़्यादा छोटे और ना ही ज़्यादा बड़े, लघु यानी कि छोटे और कुटीर उद्योग में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व के आधार पर यानी कि उन उद्योगों का मालिक कौन है उसके आधार पर सार्वजनिक सेक्टर्स के उद्योग, व्यक्तिगत सेक्टर के उद्योग, मिश्रित और सहकारी सेक्टर्स में विभक्त किया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर्स क्या होता है, जिनमें सरकार द्वारा नियंत्रित जो कंपनियां या निगम हैं जो संचालित करते हैं इन उद्योगों को, और जो सरकार द्वारा निधित्व प्रदत्त होती हैं, जो सरकार द्वारा संचालित होती हैं। सार्वजनिक सेक्टर्स में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं। वह उद्योग जो राष्ट्रीय स्तर के लिए महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय हित के हैं, जैसे कि आणविक ऊर्जा हुआ, परमाणु ऊर्जा हुआ। अब इस तरह के उद्योग, इससे संबंधित उद्योग हम किसी प्राइवेट या निजी व्यक्ति के हाथों में नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसे सरकार स्वचालित करती है। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादकों के उपयोग के आधार पर भी किया गया है। अब उद्योगों का जो उपयोग है किस तरह का है उसके आधार पर भी उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो मूल पदार्थ, उद्योग किस तरह के जो पदार्थ हैं उसको उपयोग में लाता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो मूल पदार्थ के उद्योग, पूंजीगत पदार्थ के उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ के उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया है और इसके अनुसार यह वर्गीकरण इस प्रकार है। अब उद्योग किस तरह के कच्चे माल का उपयोग करते हैं, उस कच्चे माल पर आधारित उद्योग किस किस तरह के होते हैं उसको हम जानेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग जो कृषि से उपज है उसको कच्चा माल के रूप में उपयोग में लाते हैं, वह क्या है, कृषि आधारित उद्योग हैं। वन आधारित उद्योग यानी वन से प्राप्त जो भी उत्पाद है उससे जो तैयार माल किया जाता है वह क्या है, वन आधारित उद्योग है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इस चित्र में अपनी बाईं साइड
कि लकड़ी से किस तरह से कुर्सियाँ, फर्नीचर और तरह तरह की चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो यह लकड़ी हमें वन जंगलों से प्राप्त होती है। तो यह उद्योग कुटीर उद्योग का एक रूप है। तो यह किस तरह का उद्योग है, किस पर आधारित उद्योग है, यह वन आधारित उद्योग कहलाएगा। तो और खनिज आधारित उद्योग, अब जिन उद्योगों में लोहा परिष्करण या लोहा प्रगलन और अन्य धातुओं का प्रकलन किया जाता है, वह क्या होंगे, खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग, और यह उद्योग किस तरह के होते हैं, जो कि अन्य उद्योगों द्वारा तैयार माल जो होता है वह इन उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है। यानी कि एक उद्योग जो है एक प्राथमिक रूप से कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है और उस उत्पादित की गई वस्तु का उपयोग अन्य उद्योगों में होता है, तो वह उद्योग होगा कच्चे माल द्वारा निर्मित आधारित उद्योग। उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निम्नलिखित उत्पादकों की प्रकृति पर आधारित है। इस प्रकार 8 प्रकार के उद्योग हैं: धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग और संबद्ध उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उद्योग। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या हैं, क्या उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि उद्योगों की स्थिति। उद्योग, हम कहते हैं उद्योगों से हमें लाभ मिलता है, हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, हमें रोजगार मिलता है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है, देश का आयात बढ़ता है, निर्यात बढ़ता है। लेकिन क्या उद्योग कहीं भी लगाए जा सकते हैं? क्या उद्योग कभी भी लगाए जा सकते हैं? नहीं। उद्योगों को लगाने के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उद्योगों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कारक हैं। वह कारक क्या हैं, हम उनको पढ़ेंगे। क्या आप पूर्वी और दक्षिण भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं? अब पूर्वी और दक्षिण भारत में इतने सारे जो लोहा आधारित उद्योग हैं, आखिर वहाँ पर क्यों लगाए जाते हैं, उसका अनुमान हम क्या लगा पाते हैं? वहाँ यह उद्योग इसलिए स्थित हैं क्योंकि वहाँ लौह खदानें, जो कच्चा माल है, जो खनिज आधारित उद्योग हैं, उनके लिए जो कच्चा माल धातु और है वह उन्हें आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए यह लौह आधारित और लौह इस्पात उद्योग वहीं स्थित होते हैं। और इससे उलट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यह कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात हमें नहीं मिलता है। उद्योगों की स्थिति कई कारणों, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता। अब जो कच्चा माल जहाँ मिलेगा उससे आधारित उद्योग, वहीं पर तो हमें लगाने को सुविधा होगी। अब कच्चा माल हमें मिलता है दक्षिण भारत में और उसका उद्योग लगे उत्तर भारत में, तो यह ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। जो कच्चा माल जहाँ मिल रहा है वहीं उस पर आधारित उद्योग को लगाया जाए, वह अधिक फ़ायदे और लाभ की प्रयोजन होता है। बाजार, पूंजी, यातायात और श्रम इत्यादि, यह सभी क्या हैं, उद्योगों को लगाने के लिए प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन कारकों का सापेक्षित महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है और कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का मूल्य न्यूनतम है। अब आर्थिक जो दृष्टिकोण है उद्योगों को स्थापित करने का, वह क्या है कि जिस स्थान पर हमें कच्चा माल प्राप्त होता है और उस स्थान से जो बाजार है, उस वस्तु की जो उपभोक्ता हैं, वह न्यूनतम दूरी और न्यूनतम लागत से प्राप्त होते हों, ऐसे स्थान पर हमें उन उद्योगों को लगाना चाहिए। और परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है।
जो परिवहन मूल्य है, अब जो परिवहन है, परिवहन किस चीज़ का, कच्चे माल का उस स्थापित उद्योग तक और उस उद्योग से तैयार माल का उस उपभोक्ताओं की बाज़ार तक, जो परिवहन है उस कच्चे माल और तैयार माल का, वह कम से कम लागत का होना चाहिए, तभी हमें औद्योगिक लाभ जो है प्राप्त हो सकेगा। अब हम उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो कारण हैं, उद्योगों कहाँ लगाए जाने चाहिए और उद्योग कहाँ नहीं लगाए जा सकते हैं, उनको प्रभावित करने के जो कारक हैं, चाहे वह कच्चा माल हुआ, शक्ति या ईंधन हुआ, श्रम हुआ, परिवहन हुआ, बाजार हुआ, यह सभी कारकों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो कच्चा माल, भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां यह उपलब्ध होते हैं। भार ह्रास यानी वह कच्चा माल जो कच्चे माल के रूप में तो रहता है तो उसका भार अधिक होता है, और तैयार माल होने पर उसका भार कम हो जाता है, यानी उसकी जो उत्पाद है उसका वह घट जाता है कच्चे माल के तुलना में। तो ऐसा उद्योग जो है उसके लिए जो कच्चा माल जहाँ से प्राप्त होता है वहीं से उस तैयार उद्योगों को स्थापित करना चाहिए, ताकि जो भार ह्रास है कम से कम हो सके। और जहाँ यह उपलब्ध होते हैं, भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में क्यों स्थापित हैं, इसीलिए क्योंकि जो गन्ना है उसका जो सुक्रोज है, यानी जो उसकी मिठास है और जो उसके रस की मात्रा है वह घटती जाती है। यदि गन्ने को 24 घंटे के अंदर कटाई करने की, उसकी पिराई या उसकी जो रस निकालने की प्रक्रिया है उसे नहीं किया जाता है, तो उसकी जो गुणवत्ता है, मिठास की गुणवत्ता है और जितना उसकी रस की मात्रा है वह घटती जाती है, सूखता जाता है गन्ना। इसलिए गन्ने को कटाई के 24 घंटे के अंदर ही उसे पिराई कर ली जानी चाहिए और उससे रस निकालकर चीनी बनाने की प्रक्रिया है शुरू हो जानी चाहिए। तो इसलिए गन्ना जहाँ उत्पादित होता है वहीं पर उस से आधारित चीनी मिलें जो है उसी स्थानों और उसी स्थान के आसपास लगाई जानी चाहिए, ताकि जो भार ह्रास है वह कम से कम हो सके। और इसी तरह लुगदी उद्योग, तांबा प्रगलन और पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थान के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल हैं और इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट होना चाहिए। अब लोहा किस तरह से भार ह्रास है, लोहा हम जितना खुदाई करते हैं, मान लो एक ट्रक खुदाई की गई लोहे की इस्पात की, तो उसमें से एक ट्रक लोहा हमें नहीं प्राप्त होता है, उसमें से हमें बहुत कम कुछ ही टन जो है लोहा प्राप्त हो पाता है। आधा हमें उसमें से अन्य जो अपरिष्कृत चीज़ें हैं वह निकल जाती हैं, तो लोहे की जो मात्रा है हमें बहुत कम प्राप्त होती है। जितनी हम मात्रा में खुदाई करते हैं उतनी मात्रा में हमें लोहा प्राप्त तो नहीं हुआ, तो अतिरिक्त जो भार है ढुलाई का वह उसमें व्यर्थ हमारा जो धन है खर्च होगा। तो जहाँ से प्राप्त हुआ है यह कच्चा माल, वहीं अगर जो इससे आधारित उद्योग लगा दिए जाए, इस्पात आधारित उद्योगों को, तो जो ढुलाई का खर्च है वह बचेगा। और यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योगों का तो कोयला क्षेत्रों जैसे कि बोकारो, दुर्गापुर आदि के निकट स्थित हैं अथवा लौह अयस्क के स्रोतों जैसे भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के निकट स्थित हैं। लौह अयस्क के जो स्रोत हैं कौन से हैं, भद्रावती, भिलाई और राउरकेला, और कोयला के जो क्षेत्र हैं, कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं बोकारो, दुर्गापुर, यह है। तो अधिकतर जो लौह इस्पात उद्योग हैं यह इन्हीं के आसपास स्थित है, या तो यह ईंधन जो कोयले के रूप में उसके आसपास स्थित है, या वह जो कच्चा माल है लौह अयस्क है उसके आसपास स्थित है। तो इस तरह से हमें जो लाभ है, परिवहन की लागत कम की जा सकती है, वह उन प्राप्त कच्चे माल के स्रोतों के निकट उद्योगों को स्थापित करने से प्राप्त होती है। अब शक्ति के आधार पर उद्योगों का स्थापना कैसे की जाती है। जो शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है। शक्ति यानी ऊर्जा, ईंधन,
जो मशीनों को चलाती है, चाहे वह बिजली हुआ चाहे वह कोयला हुआ, अन्य जो ईंधन और स्रोत हैं ऊर्जा के, वही शक्ति है। और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोत के निकट की जाती है, क्योंकि यह अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने के लिए तीसरा कारक है हमारा बाज़ार। हमने पढ़ा कच्चा माल, शक्ति, अब हम पढ़ेंगे बाज़ार किस तरह से उद्योगों की स्थिति को और उद्योगों को लगाने के लिए प्रभावित करने वाला कारक है। तो बाज़ार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है और भारी मशीनरी के औजार और भारी रसायनों की स्थापना और उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि यह बाज़ार अभिमुख होते हैं। और सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें ह्रास नहीं होता है और कच्चे माल का उपयोग होता है, और यह प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। और उदाहरणार्थ मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि। पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाज़ारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है और उनमें प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी उद्योगों को बाज़ार की दुर्गमता और निकटता को देखकर स्थापित किया जाता है, क्योंकि जो तैयार माल है वह बाज़ार में एक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए आसानी से उपलब्ध होगा और बाज़ार से कच्चा माल भी उद्योगों के लिए आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तो जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, सूरत में हम देखते हैं कि अधिकतर जो है कंपनियां और उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए ताकि वहाँ से जो बाज़ार है और उपभोक्ताओं तक जो उत्पाद है वह आसानी से पहुँचाया जा सके। तो हम यहाँ पर कोयली, मथुरा और बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण को देखते हैं, जो कि क्या है, परिशोधनशालाओं, पेट्रोलियम की रासायनिक परिशोधन का कार्य करती हैं। यहाँ जो इन्हीं स्थानों पर कोयली, मथुरा और बरौनी के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यह परिशोधनशालाओं की स्थापना, पतन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब परिवहन किस तरह से उद्योगों को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, उसको हम जानेंगे। तो क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के अंदर और उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है कि आखिरकार अधिकतर जो उद्योग हैं इन्हीं बड़े शहरों मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर या आसपास क्यों स्थित होते हैं? ऐसा इसलिए हुआ कि यह प्रारंभ में ही परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए और रेलवे लाइन बिछने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया और सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अधिकतर परिवहन व्यवस्था है इन्हीं मुख्य शहरों से जुड़ती हुई लगती है, चाहे वह रेल मार्ग हुआ, चाहे वह सड़क मार्ग हुआ, चाहे वह नदियों द्वारा परिवहन। तो परिवहन जहाँ ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा वहीं पर उद्योगों की स्थापना जो है वो की जाएगी। और श्रम को पढ़ेंगे हम, जो श्रम है किस तरह से उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। तो क्या हम श्रम के बिना उद्योगों के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और भारत में श्रम बहुत गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। तो उद्योगों को चलाने के लिए और उद्योगों में काम करने के लिए हमें जिस श्रम शक्ति का उपयोग चाहिए वह श्रम शक्ति हमें आसानी से और सस्ते दामों में उपलब्ध हो, तो हमारा जो उद्योग है वह अधिक फला फूलेगा और हमें अधिक लाभ प्राप्त होगा। और ऐतिहासिक कारक भी प्रभावित करते हैं उद्योगों को। अब यह किस तरह से? क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचा है? यह स्थान हमारे औपनिवेशिक अतीत द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे
औपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों में निर्माण क्रियाओं को यूरोप के व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया और मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, बड़ौदा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरे। और औपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं से होड़ और उपनिवेशिक शक्ति की वेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी के साथ विकास हुआ। अब इनसे क्या है, ऐतिहासिक जो जुड़ाव है औपनिवेशिक काल का, वह इन मुख्य शहरों से रहा है। तो आखिरकार यही शहर उभरते चले गए और आज भी यह बड़े मुख्य औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हैं। तो औपनिवेशिकवाद से अंतिम चरणों में अंग्रेज़ों ने चुने हुए जो क्षेत्र थे अंग्रेज़ों के, कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया और इससे देश में विभिन्न प्रकार के जो उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार जो है होता चला गया। औद्योगिक नीति, अब देश द्वारा या उस देश में जहाँ पर उद्योगों का विस्तार हो रहा है, उद्योग लगाए जा रहे हैं, उस देश में सरकार की क्या औद्योगिक नीति किस तरह से है, क्या सरकार उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है या नहीं, या किस तरह की जो नीतियां हैं उद्योगपतियों के लिए और कानून किस तरह से पारित किए जाते हैं, कितनी छूट दी जाती है, टैक्स में कितनी छूट है और किस तरह की व्यवस्था की जाती है वहाँ के उद्योगपतियों और उद्योगों के लिए, वह भी जो निर्धारित करती हैं कि उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो औद्योगिक नीति किस तरह की अपनाई जा रही है वह भी प्रभावित करती है उद्योगों को लगाए जाने में। तो एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि लाना भी है और भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। और वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन देती है। तो जब सरकार उद्योगों को बढ़ावा देगी तभी उद्योग जो है स्थापित हो सकेंगे, अन्यथा उद्योगों को लगाए जाने में क्या है, दिलचस्पी और रुचि जो उद्योगपति है वह नहीं लेंगे। तो यह बात भी निर्धारित करती है उद्योगों को लगाए जाने में।